सो लास्ट क्लास में शिवम एंड निहार ऑफलाइन कंपलसरी, बेटा कंपलसरी तो नहीं है, ऑप्शंस देंगे पर वो ऑप्शंस फिक्स रहेंगे, बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। एक क्लास चलेगी ऑफलाइन में, आपकी ऑफलाइन में सब चलेगी और ऑनलाइन में एक ही टाइम मिलेगा, तो आप सभी को अगर आना है तो उसी में आना पड़ेगा, एंड टीचर माइट चेंज। एंड सेकेंडरी यहाँ टाइम टेबल वो सब आपको मिल जाएगा। और जेई का प्रियांश, मैं अभी जेई की साइड से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जेई की साइड से कम्युनिकेशन जेई डिपार्टमेंट ही करेगा। मैं आपके लिए फिजिक्स का स्पीकर हूँ फ्रॉम बोर्ड्स डिपार्टमेंट। टाइमिंग्स थोड़े बहुत वेरी करेंगे, पार्ट्स थोड़े बहुत। अभी आप क्लास रात को 9 बजे फ्री हो रहे हो, हम आपको 8 बजे फ्री करना चाहते हैं, ऑफलाइन में आते हो तो आप, तो बेसिकली अगर 4:30 है तो 3:30 से बुला लेंगे, तो आप थोड़ा जल्दी फ्री हो गए रात में, तो कहीं घूम जाना है बाहर, कुछ डिनर करना है, तो वो आपको इश्यू ना है। सो ऑलराइट, चलिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें डिराइव करवाई थी। मैंने कहा था 4.3 सेशन, 4.3 सेशन में से एग्जाम में डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा जाता है एज अ थ्योरी। क्या कहा था मैंने? ऐसा कहा था, बट मैंने साथ साथ में आपको कुछ इक्वेशंस डिराइव करवाई थी। पहली, मैंने आपको, अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन मिले वेलोसिटी का, vx i कैप प्लस vy j कैप, इस टाइप से कुछ मिले, तो ये vx क्या रिप्रेजेंट करता होगा? तो vx पार्टिकल की वेलोसिटी बताता है, कौन सी एक्सिस के अलोंग? अलोंग एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज vx? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में ये अप्लाई करूंगा तो आपको इजी पड़े। अर्थ, अर्थ मुझे वी वाई का बताएगा, व्हाट इज वी वाई, क्या रिप्रेजेंट करता होगा अर्थ? along the y axis, क्या अलोंग दी वाई एक्सिस? तू, मैं, वरुण, अच्छा velocity. वेलोसिटी, वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। भाई बहुत बढ़िया। अब अगर आपको कभी बोला जाए कि ये तो पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो बताओ पार्टिकल की टोटल नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, उससे आपको नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमेशा। क्या कर पाओगे इतना मेहनत? फॉर एग्जाम्पल देता हूं, चलो एक और चीज बताने के बाद, ये तो हो गया ओरिजिनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है। अगर यही चीज मैं बोलूं कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा tan थीटा निकाला जाता है, और वो कैसे मिलेगा? y जे कैप का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय आई कैप का कोएफिशिएंट, tan थीटा निकाल के, तो यहां से थीटा कितना मिलेगा? tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। इस तरीके से आप डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो, ऑलराइट। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा ही इक्वेशन एक्सेलरेशन का दे दिया जाता, तो ax क्या बताता? अब कीर्तना, कीर्तना क्या लगता है ax क्या बताएगा? डायरेक्शन, नहीं मतलब जैसे यहाँ vx बताता था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ax क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? व्हाट इज ax? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली निर्वा, ay क्या बताएगा? सोलंकी। Sir, acceleration along y-axis. Acceleration of the particle along y-axis. Very good, good. अर्जुन, Yes, sir. अर्जुन अगर एक्सेलरेशन का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे निकालने में हेल्प कर सकता है क्या? जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला था वैसे एक्सेलरेशन का निकल सकता है क्या? सर तो में ax स्क्वायर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर।
परफेक्ट है भाई, कुछ गलत नहीं बोला तू उसमें। अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करोगे तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। एंड मिस्टर युग, क्या तू मेरी इसके डायरेक्शन निकालने में हेल्प कर सकता है क्या? tan ay upon ax. वेरी गुड। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये जब tan इधर जाता है ना तो इनवर्स बन जाता है, इससे ऐसे लिखा जाता है। सॉल्व करते वक्त मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन भी मिल जाएंगे और इस तरीके से मैग्नीट्यूड। अरे पेन तो आत्मसमर्पण कर चुका है। चलिए बोलिए वरुण। सर जो ऊपर आपने लिखा है मॉड ए वेक्टर इक्वल वरुण वेरी फीबल, मुझे तो सुनाई, तेरा माइक्रोफोन तो दूसरे रूम में चला। हाँ बोल। हाँ सर, जैसे आपने ऊपर लिखा है मॉड ए वेक्टर इक्वल्स रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यस। हाँ तो सर उसमें ए ऐसे कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा तो हम रूट को निकाल नहीं सकते? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा है तू? सर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर है। बेटा ये ए एक्स में एक्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, पहली बात तो ये ए सबस्क्रिप्ट एक्स है। दैट मीन्स यहां पे तुझे ऐसा होगा 5i कैप प्लस 6j कैप। नाउ व्हाट इज दिस 5 रिप्रेजेंट? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। ये 5 वो है एक्स Okay, मल्टीप्लीकेशन में नहीं, सबस्क्रिप्ट में। ओके ओके ओके। ओके ऑलराइट ऑलराइट। चलिए फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगानी हो तो आप एक्स एक्सिस के लिए कैसे लगाओगे? vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। फिर सेकेंड इक्वेशन uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2axs। मतलब बेसिकली अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा रहे हो तो आपको सबस्क्रिप्ट में जिस एक्सिस के लिए लगा रहे हो वो एक्सिस लिख देने की। वैसे ही y के लिए लगाओगे तो y वाली लिख देना। सर ये सब कर क्यों रहे हैं? क्यों अलग अलग एक्सिस को पढ़ना पड़ा? आता है दिमाग में ऐसा? तो मैं थोड़ी चीजें आपको क्लियर करता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। चैप्टर 4 में हम पढ़ कौन से मोशन को रहे? 2D। हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन में कितनी एक्सिस इन्वॉल्व होती है हमेशा एट अ टाइम? 2 एक्सिस। हमारी हैबिट, हमारे सिस्टम ने, हमारे सिलेबस ने क्या लगा दिए? हम इजी पढ़ने में विश्वास, हमें झंझट नहीं पालने का। तो हमको क्या लगता है यार, लाइव चैप्टर नंबर 3 में अच्छी तो चल रही थी जब एट अ टाइम एक ही एक्सिस को पढ़ना पड़ रहा था 1 डायमेंशनल मोशन में। एक ही को तो पढ़ते थे हम। या तो पूरी तरीके से एक्स की स्टडी करेंगे या वाई की स्टडी करेंगे, जेड की, बट एक्स और वाई की साथ में नहीं करेंगे। और जब हम ये करते थे तो ये करते वक्त हमारी कौन सी इक्वेशंस हमें हेल्प किया करती थी? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये लगा के हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब फाइंड कर लेते थे। प्रॉब्लम क्या है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है, जो आप अभी जानने वाले हो। तो याद रखना कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 डायमेंशनल मोशन। ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो सिर्फ 1D मोशन के लिए एप्लीकेबल है। इसको आप 2D पे अप्लाई या 3D पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हमने सोचा कि अगर मैं जब 2D पढ़ने जाऊंगा तो मेरी लाइफ तो डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं तो यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो किसी महान पुरुष ने आके बोला, आपको किसने कहा है कि 2 डायमेंशन पढ़ते वक्त दोनों एक्सिस को साथ में पढ़ो? आप क्या करो, जब आप एक्स एक्सिस की स्टडी कर रहे हो आप वाई को फुल्ली इग्नोर कर दो। करते हो ना जिंदगी में भी लोगों को इग्नोर, कोई इधर कोई उधर, ये ऐसा है। आप जब ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस की स्टडी कर रहे हो आप वाई को फुल्ली इग्नोर कर दो। तो जब आप उसकी एक्स एक्सिस की स्टडी कर रहे हो वो तो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया ना। तो आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो।
फिर जब मेरी एक्स की कंप्लीट स्टडी हो जाएगी, मैं एक्स की स्टडीज को छोड़ के फुल्ली इग्नोर मारूंगा और किस पे चला जाऊंगा, वाई की स्टडी करने। वो भी मेरा वन डायमेंशनल मोशन है, अगर ओनली वाई की स्टडी कर रहा हूं तो वहां पर भी मैं ये लगा सकता हूँ, मेरी इंडिविजुअली एक्स और वाई की स्टडी हो जाएगी, मैं फाइनल रिजल्ट्स को क्लब कर दूंगा और दुनिया भर में डिंडोरा पीटूंगा कि मैंने 2D पढ़ लिया। क्या पढ़ा आपने 2D? नहीं, आपने 2D को ब्रेक करके पढ़ा, 1D प्लस 1D। रिजल्ट्स सेम रहेंगे बट तरीका तो इजी हो गया ना, क्योंकि मुझे इनके साथ डील करना ज्यादा इजी लगता है। तो आपसे कोई पूछे कभी भी कि 11th स्टैंडर्ड में आप 2D पढ़ते कैसे हो, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि हम दोनों एक्सिस की साइमल्टेनियस स्टडी नहीं करते, हम एट अ टाइम एक ही एक्सिस पे फोकस करते हैं, और जब दूसरी को पढ़ने जाते तो पहली वाली को फुल्ली इग्नोर मार देते, और जब दोनों एक्सिस की इंडिविजुअल स्टडी हो जाती है तो फाइनल रिजल्ट्स को क्लब करके बोला जाता है हमने 2D पढ़ लिया। अब मैं आपको इसी को एक न्यूमेरिकल से समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा, और अपने अपने नोट्स पे पहुंच जाइए। एंड नोट्स पे पहुंचने के बाद वेट कीजिए, क्या करूं, मेरे तो नोट्स है ही नहीं, आप वेट कीजिए। 4.3 सेशन, लास्ट क्लास में एक चीज मैंने सबसे बोली थी कि अगर 4.3 के सब न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा तो आपको भी मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी, 4.4 का प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो लेक्चर देख के आना रहेगा, क्योंकि वो भी अगर मैं करवाऊं और इसके सब न्यूमेरिकल में करवाऊं टाइम बहुत हो जाएगा। मैं आपका काम मैं खुद पे ले रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल जो छोड़ना चाहता था मैं छोड़ने की बजाय सोच रहा हूँ 4.3 के सब न्यूमेरिकल में आपको क्लास में करवा दूं, क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल्स। बट एक मैंने बड़ा अच्छा वीडियो बना रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, एग्जाम्पल के साथ, फाउंटेन दिखा दिया होगा उसमें, धोनी का छक्का भी दिखा दिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहा है सब कुछ, तो वहां से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ आइडिया लगेगा, तो उसको रिवाइज करवा के मैं उसके न्यूमेरिकल पे जाऊंगा। इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास बेसिकली आपकी अब तो टेस्ट है इस वीक, तो मैं चाहूंगा मंडे वाली जो क्लास आएगी आपकी, वो मंडे वाली क्लास से पहले आप उस वीडियो को देख के रखें, आपके गूगल क्लासरूम पे वो अपलोड हो चुका हो गया है ना द्वित? यस हो गया है, तो प्लीज देख के रखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपसे सिर्फ आपके 30 मिनट्स के आसपास का टाइम मांग रहा हूँ 3-4 दिन में, इतना तो हम मोबाइल पे निकाल देते हैं खुद का, कभी मोबाइल का टाइम देखना, इंस्टाग्राम और उसमें आता है टाइम, इससे ज्यादा टाइम निकालते हो। सैटरडे को 30 मिनट्स का क्लास है प्रियाज, हो सकता है मैं न्यूमेरिकल में लगाऊं, आज जो बचेंगे वो सैटरडे करेंगे ना। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं करवाना चाहूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 9 सीबीएसई का, और क्वेश्चन नंबर 13 है जीएसीबी के नोट्स का। पहुंच गए सब? अच्छा आज ट्यूसडे है, ओह सॉरी, अरे भाई मेरा टाइम कैलेंडर थोड़ा खराब चल रहा है, तो मोस्टली भाई मंडे नहीं जाने का, मैं कैलेंडर खराब है मेरा। अभी इसके बाद थर्सडे की क्लास भी आई, तो थर्सडे की क्लास में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन चाहूंगा, आप देख के आओ, ठीक है? कृष्ण देख लेगा तू? पाकू? ओके, निर्वा हो जाएगा। निर्वा, तो लास्ट ईयर साउथ भोपाल में हमारी एक स्टूडेंट थी साची, हाँ साची गर्ग, तेरा फेस डिट्टो वैसा लगता है, तुझे देख के मुझे वो याद है, हाँ साची याद आ जाती है, एक स्टूडेंट है हमारी ऐसे, ठीक है नाइस। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं रीड कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी मन में रीड कीजिएगा, तेज भी बोल सकते हो, मैंने परमिशन तो दिया नहीं तो आवाज मुझे आएगी नहीं। A particle starts from origin at time t is equal to 0। देखो जब भी टाइम t is equal to 0 की बात होती है, उस सिचुएशन को आपको क्या कंसिडर करना है? इनिशियली टाइम का वैल्यू 0 है और पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5, नहीं क्वेश्चन चेंज हो जाता, बता दे रहा, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 जेकैप मीटर्स पर सेकेंड। कोई मुझे ये बता सकता है क्या 10 जेकैप क्या है? देखिए हम दो एक्सिस में डिवाइड करने वाले हैं, एक चीज होगी एक्स एक्सिस और दूसरी एक्सिस होने वाली वाई।
इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ दी गई है या शिवम? मैम सर मतलब सर जे कैप तो वाई एक्सिस के साइड है। वेरी गुड। तो मैं Along बोल y. सकता हूं कि ux का वैल्यू 10 दिया हुआ है। इनिशियली बोला है कि पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग, जे कैप मतलब y एक्सिस, तो इनिशियल सॉरी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 10 दी गई है। x एक्सिस की इनिशियली कोई वेलोसिटी ही नहीं है पार्टिकल के पास, तो ux का वैल्यू इनिशियली 0 है। और पूरी की पूरी वेलोसिटी उसकी कौन सी एक्सिस के अलोंग है? इनिशियली y एक्सिस के अलोंग। क्या ये पता लगा आप लोगों को? वहां पे सिर्फ बोला गया है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की वेलोसिटी 10 जे कैप है। मुझे पता लग गया कि अगर 10 जे कैप है मतलब इनिशियली पार्टिकल के पास सिर्फ y एक्सिस वाली वेलोसिटी x एक्सिस वाली है ही। यस वैश्वी? नहीं सर, वो गलती से हो गया था, सॉरी। नो इशू, नो इशू। अब आपको बोला गया कि उसके बाद वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में घुमा, मतलब अगर डायग्राम से थोड़ा बहुत समझाना चाहो तो इनिशियली पार्टिकल ऊपर की तरफ गया ऐसे, कोई भी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं, वाई, पर उसके बाद वो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। जब वो घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या दिया गया है आपको? वो दिया गया है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन का वेक्टर दिया गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आई का कोएफिशिएंट है 8 और आई का कोएफिशिएंट आज जो हमने पढ़ा उसमें आई का कोएफिशिएंट होता क्या है? ax। दैट मींस 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। अब क्या बोला है निकालने की? एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। मतलब बताइए किस टाइम पे ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा 16 मीटर। वो टाइम दोनों एक्सिस के लिए कॉमन होता है, और जब आप ऐसा निकाल पाओ तो बताओ उस वक्त ऑब्जेक्ट ने y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। ये सेकंड पार्ट है। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। क्वेश्चन एक बार फिर रीड करो, जो डेटा हमने लिखा है कंपेयर करो। जब तक क्वेश्चन ना समझ में आए सॉल्यूशन समझने में कोई फायदा नहीं। एक पार्टिकल है, इनिशियली ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 कंसीडर किया और वाई एक्सिस 10 मीटर पर सेकंड कंसीडर किया। ये क्वेश्चन में गिवन था। फिर उसका एक एक्सेलरेशन का वेक्टर दिया गया, कंपेयर करने पर मुझे दोनों एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन मिल गया, और एक चीज कंडीशन के तौर पे दी। ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल यहां पर है तो उसका कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लो कि जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 16 मीटर, उस वक्त टाइम कितना हुआ होगा? 0 पे स्टार्ट किया था उसने, तो टाइम निकालना है। और जब आप निकाल लो तो फिर उस वक्त उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा वो बताओ। क्वेश्चन क्लियर है सबको? वेरी गुड निहार। एक चीज यस और नो में आप मुझे बता सकते हो, क्या मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस में 3 चीजें पता हो, 5 अननोन वेरिएबल होते हैं, 3 पता हो तो बाकी के 2 निकाले जा सकते हैं? बताया था ना? क्या मेरे लिए एक्स एक्सिस के लिए वो ट्रू है? देखो ux पता है, ax पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो अगर मुझे 3 चीजें पता है तो मैं वैसे ही टाइम निकाल सकता हूं। तो देखो क्या करूंगा मैं, फॉर एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी एक्स एक्सिस के लिए। डिस्प्लेसमेंट कितना कंसीडर करने के लिए बोला गया है? 16। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 8
टाइम तो निकालना था। 8 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 16 को उड़ा देगा 4 टाइम्स में, तो टी स्क्वायर आया 4, टी कितना आ गया 2 सेकेंड्स। मतलब जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड्स होगा उस वक्त ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा 16 मीटर्स। समझ में आई? अंशुल, वैश्वी, नरवा, हर्ष, वीडियो ऑफ हो गया तेरा? अनय करता ही नहीं हो, अनय चीटिंग करता है। अद्वैत, भव्य, मयंक, नो इशू शिव, प्रियांशी, अच्छा ओके प्रियांश ठीक है। महर्षि एंड प्रार्थ, अब क्या आप वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? करना क्या है, वापस से ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो फॉर वाई एक्सिस। फॉर वाई एक्सिस एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना निकाला हमने 2, ए वाई का वैल्यू कितना है 2 और टाइम कितना है हमने निकाला 2 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 2 20, 2 का स्क्वायर 4, फाइनल आंसर इज 24 मीटर। तो जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड होगा ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट था 16 मीटर और वाई एक्सिस का था 24 मीटर। दोनों रिजल्ट को साथ में देखूं तो मैंने बोल दिया मैंने 2D की स्टडी कर ली। ओके बोल, समझ में आया? एग्जैक्टली सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सीबीएसई एंड 19 ऑफ जीएसईबी में लगेगा। एग्जैक्टली सेम लॉजिक, सिर्फ वैल्यूज चेंज की हुई है, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया होगा। तो ये मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई करें। मैं लिखवा देता हूं कौन से ट्राई करने के लिए मैंने कहा है। मैंने बोला है 10th क्वेश्चन सीबीएसई का है और 19 क्वेश्चन जीएसईबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई एंड क्वेश्चन नंबर 12 जीएसईबी। पहुंच जाइए क्वेश्चन पर और पढ़िए। अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स क्लियर है आपको ये क्वेश्चन पपलू लगेगा, नहीं है तो कर लो, 2-4 रूल तो थे, जाके डिफरेंशिएशन वाले पेज पे देख लो, 2-3 तो रूल बताए थे मुश्किल से। क्वेश्चन में एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर गिवन कितना दिया गया है 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप, कुछ मैं गलत लिख दूं तो मुझे बता दीजिएगा, प्लस 5k कैप। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। पहले पार्ट में बोला गया है निकालो उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हमने ये चैप्टर 3 से ही डिसाइड कर रखा है कि अगर ये मैं पेन से लिख रहा हूं स्केच पेन की जगह तो थोड़ा विजिबल तो है ना, देख रहा है ना, ठीक है। अगर हम x का एक बार डिफरेंशिएशन करते थे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलता था, और वेलोसिटी का वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन करा जाए तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपको अपने 2 पार्ट कंप्लीट करने तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट का आंसर मिलेगा, और जो आंसर आए उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो, आपको अपने दूसरे पार्ट का आंसर भी मिल जाएगा।
सही है, चलो करते हैं साथ में। अगर हमको वेलोसिटी लेके आना है तो हमें ये हमारा एक्स ही तो है, पोजीशन आर से रिप्रेजेंट किया है, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें आर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब मैं आर का डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा तो पहले आर की वैल्यू तो लिखूं, 3t i माइनस 2t² j, अरे यार, प्लस 5k, बस ये मैंने वैल्यू ली। i कैप, j कैप एंड k कैप ये डायरेक्शंस बताते हैं, इनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उनको बाहर ही लिखना है हमेशा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले पार्ट में मैं इन्हें क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो 3t i को अलग से लिखा मैंने, माइनस d/dt, 2t² को अलग से लिखा मैंने j, प्लस d/dt, 5k को मैंने अलग से लिख दिया। अब मुझे कोई हेल्प करेगा यहां से, मैं नहीं करने वाला हूं। अनय, यस सर। अनय को रूल्स पता है डिफरेंशिएशन के? थोड़े सर याद नहीं है सर मुंह पे। चल कोई बात नहीं, मैं याद करवाता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रख। क्या मैंने डिफरेंशिएशन में एक रूल बताया था, कांस्टेंट विद बॉडीगार्ड और विदाउट बॉडीगार्ड, ऐसा कुछ वर्ड यूज करता था कि अगर कांस्टेंट बिना बॉडीगार्ड के आए अनय, कोई बात नहीं, तू सुन, बस जवाब देने की चिंता मत कर, सुन। कांस्टेंट अगर बिना बॉडीगार्ड के आता है तो डिफरेंशिएशन उसकी पिटाई करके आंसर 0 बना देता है, और अगर वो बॉडीगार्ड को लेकर आता है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। इधर देख, 5 एक कांस्टेंट है और अकेला आया है, तो आंसर क्या आएगा, 0। एज अ कांस्टेंट डिफरेंशिएशन उसकी पिटाई करके 0 बना देगा, क्योंकि वो बिना बॉडीगार्ड के आया, किसी को साथ में नहीं लाया सेव करने के लिए। बट अगर 5 यहाँ पे t² के साथ आया होता तो उस वक्त इसके पास t² का प्रोटेक्शन है, तो ये क्या बोलेगा, मेरे को 0 तो नहीं बना पाएगा डिफरेंशिएशन, पर उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे उस केस में। दोनों डिफरेंस समझ में आ गए, विद और विदाउट। यहां पे देखा, यहां पे 3t है, विद बॉडीगार्ड और विदाउट बॉडीगार्ड, विथ। तो 3 के साथ क्या किया जाए, 3dt। 3 बाहर आ जाएगा, हाँ जैसे 5 बाहर आया था। हाँ ओके, अभी डिफरेंशिएशन बाद में करते हैं अपने। अंदर क्या बचा, t हाँ i। इस 2 के साथ क्या करूं, 2dt²। वेरी गुड, तो 2 बाहर आ गया, एंड d/dt t²। वेरी गुड, इसको अभी एज इट इज लिखता हूं, ये तो विदाउट बॉडीगार्ड वाला है ना, हाँ ये तो ऐसा सिचुएशन बन गया। यस सर। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन 3 एज इट इज, dt/dt होता है अनय 1, हाँ तो ये हो गया 1, और पीछे i डायरेक्शन बता रहा था एज इट इज। नाउ दामिनी, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, यहां पे लगेगा पावर रूल। हाँ perfect, हाँ सो पावर रूल के अकॉर्डिंगली आंसर क्या आएगा, t⁻1 हो जाएगा 2 में। वेरी गुड, पहले पावर आ गया हाँ। t के, हाँ फिर और उस पावर में से एक माइनस हो जाता है, खत्म। पावर रूल अनय ये बोलता है कि जो भी पावर होगी वो आगे आएगी और उस पावर में से माइनस हो जाएगा 1। ओके, द्वित, द्वित थर्ड पार्ट के साथ क्या करूं, ये तो विदाउट बॉडीगार्ड है, 0 भाई, इसका सब कुछ 0 हो चुका है। अब आ गया आंसर, 3 × 1 3i माइनस 2 × 2 4, t⁻1 लिखने की जरूरत नहीं है, j। ये आपकी वेलोसिटी का वेक्टर बन गया मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज v ऑफ t। किसी को डाउट है? देखो, रूल्स अगर आपको आते हैं आपको कोई डाउट नहीं, रूल्स नहीं आते हैं आपको डाउट ही डाउट।
बोल दिया। Sir, so why didn't we write the T in the second step? मुझे तू क्या बोल रहा है वो नहीं समझ आया, क्या बोलना चाहता है तू? तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे। निहार कुछ बोल रहा है तू? नो सर, क्या निहार, सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल। बोल रहा था पर यहां तक नहीं पहुंच रहा। किसी को सुनाई दिया उसने क्या बोला था तो मैं बता दूं। ठीक है चलो वो रिजॉइन कर लेगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्लियर है। अब जो आंसर आता है अगर आप उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको अपनी एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो जितने बच्चों को रूल क्लियर हो चुके आते हैं, आखिरी वाले वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर कर चलो सब एक्सेलरेशन लेके आओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d/dt v ऑफ t, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था अभी हाल फाइनल एक्सप्रेशन? इजी है इसको करना, तो कर दो खत्म। वेरी गुड सिमरन, जिशान, और जिन्होंने भी मुझे आंसर भेजे, और किसने भेजे, रोमिल ने भेजा है, ठीक है, शिवम ने भेज दिया है, ठीक है, अंशुल ने भी भेजा है, वेरी गुड। जिशान माइनस साइन गायब है बस तेरा। देखिए सेपरेट करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, 3i कैप माइनस d/dt 4t j कैप। अब 3 विदाउट बॉडी गार्ड है, आंसर हो जाएगा 0। 4 विद बॉडी गार्ड है, वो बाहर आ जाएगा, और पीछे dt/dt क्या होता है 1। तो योर फाइनल आंसर वुड बी -4 j कैप, और यूनिट हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिख के बिना लिखे आया ना बहुत मैं पिटाई करूंगा। बिना यूनिट के तो पहुंच मत जाना, हाफ हाफ नंबर उड़ जाएगा बिना यूनिट में तुम्हारा। ये आपके पहले पार्ट के दोनों पार्ट, मतलब पहले 2 पार्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वापस से, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। स्क्रीन पे देखो, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालते कैसे। चलो सबको ये दोनों फॉर्मूले लगाने। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और tan थीटा लगाएंगे हम फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन। अनय, Vx और Vy का वैल्यू क्या है जो हमारा फाइनल आंसर आया उसमें? व्हाट इज Vx एंड Vy का वैल्यू? वही करो, एक सेकंड। अरे इधर देख के बता दे डायरेक्ट। व्हाट इज Vx? मतलब I का कोएफिशिएंट होता है, और J का कोएफिशिएंट क्या है 4t, 40। पर t का वैल्यू क्या बोला है 1 लेने के लिए। तो बेसिकली Vx Vy मिल गया ना, एक का वैल्यू -4 और एक का वैल्यू +3। हाँ, तो यहाँ पे रख के आंसर लेके आ जा। आर्यन आर्यन शादपुरी, भाई ये कोई है पर्सन जो मीटिंग में आना चाहते हैं पर मैं जानता नहीं, नया एडमिशन।
ओके ओके आयुष, तू ही है ना मतलब फिर। चलिए, सो करने के लिए मैं क्या कह रहा था कि यहां पे लिखता हूं सेकेंड पार्ट, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड v ऑफ t का वेक्टर बनेगा क्या, 3i कैप माइनस 4j कैप, t का वैल्यू 1 रख दिया। अब अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट में कभी भी कोई टर्म माइनस नहीं होगी, सबके स्क्वायर होते तो प्लस बन जाता, तो 9 प्लस 16 विच इज रूट 25, आंसर इज 5। तो आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में किसी को प्रॉब्लम है? आयुष, अब हाँ नाम चेंज कर लेना। ऑलराइट, अब निकालते डायरेक्शन। अब आज एक और चीज सिखाता हूं डायरेक्शन में। मैंने बोला डायरेक्शन में tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा क्या होता है, ये है vy, ये है vx। तो vy बाय vx क्या आंसर आया, -4/3। साइन के साथ लेना है। क्या मैंने पिछली क्लासेस में आपको एक स्पेशल ट्रायंगल की बात बताई थी कि अगर इस ट्रायंगल की एक साइड 5 है तो 4 के सामने वाली एंगल होता है 53 डिग्री और 3 वाली साइड के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री और ये 90। तो यहां से tan 4/3 किसके बराबर आता है, 53 डिग्री के। बट यहां पे तो -4/3, तो क्या करें, जब कभी ऐसा हो कि 4/3 का वैल्यू मुझे पता है 53 डिग्री है पर -4/3 का नहीं पता, तो हमेशा आंसर को 180 में से माइनस कर दिया। तो अगर पॉजिटिव 4/3 होता तो आंसर 53 आता, तो नेगेटिव 4/3 का आंसर होगा 180 माइनस 53 विच इज 127 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा आपका कितना आया, 127 डिग्री। और ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, तो पीछे लिखना विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑलवेज। अदिति, वो फर्स्ट 2 पार्ट के आंसर दिए। फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी निकालना था, सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना था और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड निकालना। वो जो और में उन्होंने लिख के भेजा है, वो उन्होंने पहले t का वैल्यू 1 रखा है कि एट t इक्वल्स टू 1 ये वेलोसिटी होगी और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही रखना। बोलिए कृष्ण। सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैसे आया 127? मैं बता देता हूं। मान ले कि तेरा ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ये v वेक्टर था, तो इसका ही एक टुकड़ा vx इधर होगा और एक टुकड़ा vy इधर होगा। ऐसे ही होता है ना, जब ओरिजिनल वेक्टर को तोड़ते तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आता है, एक वाई के अलॉन्ग। क्या कृषिव इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये vy है तो ये वाला पार्ट भी vy होगा? यस सर। तो भाई मुझे tan थीटा का फॉर्मूला बता सकता है क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्या vy बाय vx बन गया? यस सर। अब बता थीटा कौन सी एक्सिस के साथ बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसलिए Okay. मैंने बोला ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये भला कृषिव ने बाकी सबका करवा दिया है, उसने एक सोशल वर्क किया कि मैं पूछ लेता हूं, जो नहीं पूछ पा रहे थे। तो याद रखिएगा क्यों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना, ये रीजन यहाँ पे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में छुपा होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल एज 12 ये समझ में आ गया? चल सकते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ओके,
हमने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस तो सॉल्व किए थे, बट हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन है। रूल्स दे रखे थे बट साइन थीटा कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन नहीं बता। निहार भाई, निहार का क्वेश्चन है 127 कैसे आया, मैं वो बता देता हूं। अगर tan 4/3 होता निहार, तो tan की टेबल में 4/3 स्पेशल ट्रायंगल से हमने सीखा था, वो आता है 53 डिग्री पर। बट अगर इसके आगे माइनस साइन लगा दिया जाए तो अब ये 53 डिग्री नहीं होगा, अब ये एंगल 180 माइनस 53 डिग्री होता है। तो वो जो आंसर आएगा वहां से 127 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को एक टेबल मैंने बनवाई थी, क्या आपके पास साइन कॉस टेन की वो टेबल बनी हुई है जो मैंने बनवाई थी शुरू में वैल्यूज के साथ? वहां पर देखिए tan 45 का वैल्यू क्या 1 होता है। अब एक चीज बताइए, अगर tan की टेबल में ये -1 होता तो क्या अभी भी 45 लिखते? नहीं, -1 क्या होता है, 180 माइनस 45 पर आता है, विच इज 135 डिग्री। जाके देख लो उस टेबल में -1 होगा, tan 135 मैंने लिखवाया हुआ है। तो हमेशा जब ये माइनस साइन आता है एंगल दूसरी साइड से बन रहा होता है। इतना याद रखना कि बस 180 में से माइनस कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है। प्रियांश माइनस क्यों लगेगा? प्रियांश 4 के आगे माइनस साइन है, ये एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3i कैप प्लस -4j कैप, इस तरीके से लिखा जाता है। वेक्टर्स तो हमेशा ऐड ही होते हैं, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा होता है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू में माइनस आएगा, इसलिए -4 आया। ठीक है, आई होप जिसकी जो डाउट है उसमें क्लियर हो गए हो, बाकी हो तो पूछ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम सब अपने चैप्टर 3 के नोट्स में जाओ और साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन का आंसर देखो क्या आता है। वहां पे 3.3 में आपको ये बताया गया है। सेशन 3.3 खोलोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन वहां पे दिया गया है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन दिया गया होगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो आंसर आता है माइनस साइन थीटा। ये आपको दिया होगा। मैं आपको 1-2 रूल सिखाता हूं, नए रूल है। सबसे पहले देखो इधर, थीटा की जगह अगर यहाँ पे टी हो, साइन टी, और आप साइन टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आंसर आप लिख दोगे कॉस टी। साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन टी का कॉस टी। ये समझ आया? दूसरा, अगर आपको साइन की जगह यहाँ पे दिया होता कॉस टी का डिफरेंशिएशन, तो ये यहां पर आ जाता है माइनस साइन टी। ये तो हो गया नॉर्मल जिंदगी। अब आएगी मेंटोस जिंदगी, थोड़ा सा एडिशनल रूल लगेगा। जब आप साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी लिखते हो तो ये आंसर साइन का डिफरेंशिएशन का आया। अभी आपने टी का नहीं किया था, इसको बोलते हैं फिजिक्स में, मैंने शायद आपकी क्लास में डिस्कस किया था या दूसरी क्लास में, चेन रूल। चेन रूल का मतलब डिफरेंशिएशन में, एक नया रूल बता रहा हूं। चेन रूल का मतलब क्या होता है, पहले हुआ डिफरेंशिएशन साइन का, आंसर क्या आया कॉस, टी तो एज इट इज लगा चला गया, लगा का लगा रह गया, साइन के पास था टी, कॉस के पास भी टी आ गया। इसके बाद क्या करना होता है आपको अद्वैत, इसके बाद ये टी का भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जब इस टी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आंसर क्या आया 1, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने बोला साइन टी का कॉस टी हो गया। बट अगर मैं साइन 2t लिखता तो अब आंसर में चेंजेस मिलते। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो मैं एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन मैंने कॉस लिख दिया, साइन 2t कॉस 2t। बट मुझे इस 2t का भी वापस करना पड़ेगा
ये चेन रूल कहता है। तो जब आप 2t का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये तो इजी है, 2 बाहर आ जाएगा और पीछे क्या बचा, dt बाई dt। तो इस पूरे पार्ट का आंसर क्या आया, 2। वो 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्चुअली साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t नहीं होगा, 2 cos 2t होगा। ये 2 कहां से आया, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हो तो तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो जब तक सबका नहीं हो जाता। पहले आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस आया, बट आपको उसके अंदर 2t था, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2t का डिफरेंशिएशन करने पर जो आंसर बचेगा वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम लॉजिक नीचे दे रहा हूं, अगर cos 2t का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस होता है साइन में, तो ये हो गया माइनस साइन 2t। बट अभी तो cos का हुआ है ना, जो आंसर साइन आया है, 2t बाकी है। ये 2t का डिफरेंशिएशन अभी मैंने करके बताया 2, वो 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 sin 2t इज योर फाइनल आंसर। और ये कौन सा रूल यूज कर रहा हूं मैं, चेन। मैं चाहूंगा किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछो इसमें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें डाउट ना आ रहा हो। आपका डाउट तो आना चाहिए, आप डाउट पूछो तो जाके। मैं अब जो क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7 और 11 है, 7 सीबीएसई का, 11 जीएसईबी का, उसमें यही करूंगा। यस प्रियांश। सर वो पहले फर्स्ट में d sin t था तो उसका आंसर cos t था, तो इसमें भी d sin t 2t, क्योंकि बाद में पीछे भी 2t लग रहा है और आगे भी 2 आएगा। देखो साइन का जब मैं डिफरेंशिएशन बोलता हूं तो ये तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ था, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अगर साइन के साथ t था तो ये t इसके साथ लगा लगा चला जाएगा। उसके बाद प्रियांश t का अलग से करना होता है, तो जब t का अलग से करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ का फाइनल आंसर क्या मिलता है, cos t। ये समझ आया? Yes. अब यहाँ पे देख, जब मैंने साइन का एंगल t की जगह 2t कर दिया, यहाँ पे t की जगह 2t, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो 2t एज इट इज पहले लिखना रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। साइन का एंगल जो भी था वो cos का एंगल बन जाएगा। बट वापस से जाके जब तू 2t का करेगा तो जो भी आंसर बचेगा उसको आगे लिखना होता है। तो योर फाइनल आंसर इज 2 cos 2t। ओके डन, गुड। अब चलो अप्लाई करते हैं इसे, अप्लाई करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 7 सीबीएसई में और है 11 जीएसईबी में। क्वेश्चन में आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है बना के अच्छा खासा तगड़ा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 cos 2t आई कैप 4 sin 2t j कैप 6t k कैप, और सब कुछ पोजीशन वेक्टर है तो मीटर्स। इसको डिफरेंशिएट करके आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू लेके आना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जब टाइम का वैल्यू π/4 हो। मतलब करना वही है, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और फाइनल आंसर में t की जगह पे π/4 से रिप्लेस कर देते, आंसर आ जाएगा। तो मेथड यही रहेगा, सिर्फ रूल्स नए लगेंगे। करवा दूं? रेडी हो? किसी को जाना है? नहीं, ऐसा होता है बीच बीच में कभी मैं सर चले ही जाता हूँ, छोड़ो ना नहीं होगा। तो मतलब किसी को जाना है ऐसा, तो जाने का नहीं, समझने का, क्योंकि जाने का ऑप्शन जिंदगी में कब तक चूज करोगे, कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा यार, फिर फंस ही जाओगे मतलब कहीं ना कहीं। राधा ने दिमाग दिया है, लगाओ, डाउट्स पूछो। चलिए सबसे पहले हम वेलोसिटी लेके आते हैं।
तो r का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं सो दैट आपको किसी स्टेप में दिक्कत ना हो। सबसे पहले r की वैल्यू को सेपरेट करके लिख रहा हूं मैं। हाँ, अब मैं एक साथ लिखने के बजाय एक स्टेप में सेपरेट ही कर देता हूं। तो d बाई डी टी 4 साइन, इजी है, टफ नहीं है, नया फॉर्मूला है इसलिए एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, पर है इजी। टफ होगा तो मैं खुद ही उस वक्त बता दूंगा। मैंने सेपरेट करके लिख दिया डायरेक्टली। ये स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप ही डाउट पूछ रहा हूं आपसे। ये तो इजी है, ऊपर की वैल्यू को सेपरेट करके लिख दिया। पुराने रूल भी यूज होंगे, ऐसा नहीं है वो गायब हो जाएगा या वो लगने बंद हो जाएगा। पुराने रूल के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट के साथ बर्ताव चेंज नहीं किया जाता। कांस्टेंट के साथ हमारा बिहेवियर जो था वो वही रहेगा। 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, सब डिफरेंशिएशन से कूद कर आ जाएंगे बाहर, क्योंकि बॉडीगार्ड है, पीछे कुछ तो दिया है ना, कुछ भी हो वो बॉडीगार्ड हो जाता है। तो मैं एरो आपके लिए बता देता हूं, आपको पता लगे इनको बाहर निकालने का। तो एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं। 4 आ गया बाहर, इधर प्लस 4 आ गया बाहर, और इधर प्लस 6 आ गया बाहर। पिछू वही है जो था, d बाई डी टी कॉस 2t आई कैप, d बाई डी टी साइन 2t जे कैप, d बाई डी टी t बस k कैप। अब देखो मैंने जान करके आपको इनिशियली साइन 2t और कॉस 2t के डिफरेंशिएशन बता दिए थे, सो दैट मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकूं। साइन 2t का फाइनल डिफरेंशिएशन आया था 2 cos 2t और cos 2t का आया था -2 sin 2t। इसमें किसी को डाउट है अभी भी? लगा दो, खत्म। 4 cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस sin 2t, -2 sin 2t आई कैप, प्लस 4 sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या है? 2 cos 2t जे कैप, और dt बाई dt तो 1 होता है। 4 इंटू -2 -8, 4 इंटू +2 +8, लो भाई वेलोसिटी आ गई तुम्हारी। अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ बोला होता वेलोसिटी निकालो तो मैं डायरेक्टली वेलोसिटी निकालता, यहाँ पे छोड़ देता, खत्म हो जाता क्वेश्चन। बोलो टफ था? सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करने को बोल रहा हूँ कि भाई जैसा कि जो मैथ्स वाले हैं उनको मैं पहले ही आगाह कर चुका हूँ, सतर्क, आगाह, ऐसे वर्ड, क्राइम पेट्रोल इधर उधर सुने होंगे तुमने, कि मैथ्स में आगे जाके बहुत कुछ आने वाला है। अभी डिफरेंशिएशन में अभी तुमने नन्नू मन्नू डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ, फिजिक्स में मेरा हो जाएगा, मेरा तो फिजिक्स का हो गया, मैथ्स वालों को 12th में बहुत कुछ आएगा। बायोलॉजी वाले के लिए भाई जितना फिजिक्स में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है उतना लर्न कर लो, आपका जिंदगी वही खत्म मैथ्स से रिलेटेड। और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एनी हाउ आपको मैथ्स करना पड़ेगा। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का वैल्यू लेके आ जाए। किसी को डाउट है यहाँ तक किसी स्टेप में? सर ये मेरी दिल की इच्छा है, मेरे को पूछना था, पूछ ही लेता हूँ, बाद में आप मना करो। मैं करता नहीं, पर तुमको लग रहा हो कभी तो ठीक है, नहीं कर जा सकते भाई, टेंशन वाली बात ज्यादा दिख नहीं रही है मेरे को। क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा छोड़ देंगे हम क्लास। तो क्या ही कहे उसके लिए। तो a ऑफ t, अब हमको लाना है एक्सेलरेशन का वैल्यू a ऑफ t। अरे ये तो मार्कर आ गया भाई। a ऑफ t का फॉर्मूला होता है d बाई डी टी v ऑफ t। अच्छा, जितने बच्चों को क्लास में आइडिया लग गया मैंने ऊपर क्या किया था, वो खुद से भी अब कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि वापस से sin 2t और cos 2t आएगा। अरे sin 2t cos 2t के डिफरेंशिएशन में आपको बता चुका, तो ट्राई करो खुद से और फिर मेरे आंसर से मैच करना।
चल भाई मानुष, तू जो आंसर लाया मैच करते अपने सेम है कि नहीं। सबसे पहले मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं। d plus d by dt 8 cos 2t j cap plus d by dt 6 k cap। सेपरेट करके लिख दिया अपन ने। कांस्टेंट का रूल फिक्स है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो आ जाएगा बाहर। ये तो बाहर नहीं आएगा तो जीरो ही बन जाएगा। सो ये हो गया -8। साइन 2t का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 2 cos 2t होता है, तो मैंने लिख दिया 2 cos 2t, पीछे आई कैप प्लस 8 आ गया बाहर, और cos 2t का डिफरेंशिएशन होता है -2 sin 2t, तो ये हो गया -2 sin 2t j कैप। 6 कांस्टेंट विदाउट बॉडी गार्ड, थर्ड टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, खत्म। -16 cos 2t i कैप -16 sin 2t j कैप। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। इतना सबका आना चाहिए। तो मानुष तेरा 16 वाला पार्ट रह गया, चेक कर कहां पर नहीं आया था। क्या मेरा फाइनल आंसर आया? फाइनल आंसर तो बोला गया था कि टाइम का वैल्यू π/4 रख के क्या आंसर आ रहा है आपका एक्सेलरेशन का। तो नाउ पुट t इज इक्वल टू π/4। लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी अगर आपने साइन कॉस 10 के टेबल याद कर लिए तो। -16 cos 2 t की जगह मैंने क्या रखा, π/4 i कैप, -16 sin 2 t की जगह मैंने क्या रखा, π/4 j कैप। जब ये π/4 2 टाइम्स में कटेगा तो cos का एंगल यहाँ पे क्या हुआ, π/2 sin π/2। पता है sin 90 और cos 90, π/2 मतलब 90, π/2 का मतलब क्या, पाई का मतलब 180 होता है, तो अगर π/2 लिखो तो 90। cos 90 0 होता है, cos 90 0 होने की वजह से पहली पूरी टर्म गायब हो जाएगी, और sin 90 1 होता है। तो योर फाइनल आंसर वुड बी -16 j कैप, बस। So this is your final answer, -16 j cap meters per second square. This is your value of acceleration when time t equals to π/4। खत्म। आज आपने दो नए फॉर्मूले सीख लिए, साइन 2t cos 2t, और इसमें चेन रूल लगा। कोई डाउट है तो पूछो। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 3 करे, एक मैंने दिया है कि भाई सेम है तो आप खुद से कर ही सकते हो। कोई डाउट यहां तक? हमने चैप्टर नंबर 3 में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट और फॉर्मूला थोड़ा बहुत पढ़ा था। हटा दूं ये पेज? लिख लिया सबने? कोई मुझे ये एक्सप्रेशन को रीड करके बताएगा? VAV को कैसे रीड करते थे चैप्टर 3? जस्ट सिमरन, रुक मानुष, रुक। Velocity of A with respect to B. वेरी गुड। जिसको पहले लिखते हैं उसकी वेलोसिटी देख रहे होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जिसको बाद में लिखा होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, VA minus VB, that is velocity of A with respect to B. Similarly, मानुष, अगर मैं ऐसा लिखता, VBA, तो वो क्या होता, velocity of B with respect to A, एंड उसका फॉर्मूला VB minus VA। वेरी गुड।
बस यही लगाना है। इस चीज को बड़े इजी क्वेश्चन से करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई, क्वेश्चन नंबर 7 जीएसईबी। A boat is moving with a velocity of 3i cap plus 4j cap with respect to ground। तो वेलोसिटी ऑफ बोट दिया गया है आपको, कितना दिया है? 3i कैप प्लस 4j कैप। जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला हो तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है VBG, बट वी नो दैट कि जब मैं VB माइनस VG करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0 कंसिडर की जाती है, तो वो VB के बराबर ही रहेगा, इसलिए मैंने VB का ही वैल्यू लिखा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी दी गई है? इतना कुछ। रिवर भी फ्लो हो रही है भाई, बोट आई है तो रिवर तो आएगी। रिवर की वेलोसिटी कितनी दी गई? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत। 3i कैप माइनस 4j कैप, ये गिवन है वेलोसिटी रिवर। आपको बोला गया है निकालिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अरे पपलू है ये, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो VBR लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो VB माइनस VR। VB का वैल्यू कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप, माइनस VR का वैल्यू कितना है? माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। अरे आई के साथ आप प्लस माइनस कर सकते हो, जे के साथ आप प्लस माइनस कर सकते हो। आंसर आ गया 3i कैप माइनस माइनस प्लस, बस खत्म। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इजी था ना ये तो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक एड ऑन कर रहा हूं, एडिशनल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर मुझे इस फाइनल वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या करते? आज ही करवाया, क्या करते जिससे मैग्नीट्यूड आ जाता? वेरी गुड कृषिव, मानुष, यस अदिति। Sir, root of 6 square plus 8 square. वेरी गुड। अरे कुछ नहीं करना होता, आई के कोएफिशिएंट का, जब भी मैग्नीट्यूड की बात करूं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये आ गया आपका 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 हो गया क्या? आंसर कितना आ गया? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी का, ये वेक्टर के टर्म्स में था, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से निकालने को बोला जाए तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने आने चाहिए फ्यूचर के। जो जो क्वेश्चन हो जाए अपने नोट्स में टिक करते जाइएगा। अब जितने भी क्वेश्चन सेशंस में बचे हैं वो सब रिलेटिव वेलोसिटी पर ही बेस्ड है। अच्छे क्वेश्चन से उनमें हमें दिमाग भी लगाने का है। क्वेश्चन नंबर 5 करते। 5 सीबीएसई का है, 9 वो जीएसईबी का होगा। इजी है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसे क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, लास्ट, इसको समझ लो। पहले तो क्वेश्चन रीड करो खुद से, क्या समझ में आ रहा है खुद के लेवल पे वो समझने का ट्राई करो। रीड कर रहा हूं। अ प्लेन इज ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड। भाई अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले मैच कर लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो उस बेसिस पे हम डायग्राम बनाते जाते हैं जो उन्होंने बकबक क्वेश्चन में किया हुआ है।
क्वेश्चन में बोला गया है अ प्लेन इज ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ईस्ट मतलब प्लेन जा रहा है इधर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, कितना है 500 किलोमीटर पर आवर, एंड द विंड इज ब्लोइंग साउथवर्ड 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो विंड है, विंड का डायरेक्शन वो साउथ की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ विंड, और वो कितनी दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला गया है व्हाट इज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्लेन रिलेटिव टू द ग्राउंड। अब ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इधर जा रहा हूं और इधर से हवा आ रही है तो मेरे को हवा इस तरफ नीचे की तरफ लेके जाएगी, तो मेरा रिजल्टेंट, मैं इधर नहीं जा पाऊंगा, मैं कहीं यहां पे इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। समझते हो ना ये चीज? तो यहां पे आपको बेसिकली आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी प्लेन की वो यहां पर होने वाली कहीं। अब अगर मुझे प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर दोनों 90 डिग्री पर है वेक्टर तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 90 का स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा रहा हूं एक तरीके से। आप इस ट्रायंगल को पूरा कर दो तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। इसके थ्रू आपका आंसर आ जाएगा कुछ, 90 का स्क्वायर हो गया 8100 प्लस ये हो गया 2540, यहां से आपको मिल जाएगा आपका आंसर 508 किलोमीटर पर आवर। इसके अराउंड आपका आंसर आपको मिलेगा। ये आ गई आपकी प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब बात आती है एंगल की। मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं तो ये तो वीपी था, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ये क्या होगा वी आर। इस वेक्टर को यहां पे बना सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो क्या होगा, वी आर डिवाइडेड बाय वीपी, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो आपने याद किया। वी आर का वैल्यू कितना है 90, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, सॉरी वी आर नहीं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, मैंने वाटर लिख रहा है, वाटर लिख सकते हो, रिवर लिख नहीं सॉरी विंड है, सॉरी विंड है, तो ये वी डब्ल्यू है, तो ये वी डब्ल्यू, तो 90 डिवाइडेड बाय 500। भाई बहुत खराब एंगल है, मुझे तो नहीं पता क्या होता है, जब मुझे पता नहीं होता तो मैं क्या लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/50। यहां पे आप छोड़ सकते हो tan इनवर्स 9/50, हमें पता ही नहीं 9/50 क्या होता है, तो यहां पे आपने अपना थीटा निकाल दिया। ये थीटा कौन सी एक्सिस के साथ बन रहा है, ईस्ट, तो पीछे लिख देना सिर्फ विद ईस्ट डायरेक्शन। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। पहले मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली और फिर मैंने 9/50 सॉरी विद ईस्ट डायरेक्शन। यस प्रियांश। सर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला उससे भी कर सकता है, एक ही आंसर आएगा 2ab cos 90, यही लिखेगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो होता है, तो फाइनली बचेगा ये, ओके सेम चीज है। अच्छा एक तरीका मैंने आपको और बताया था, वो साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ वाला तरीका। तो आप देखिए यहां पे ये एंगल साउथ और ईस्ट के बीच में है, पर बन किसके साथ रहा है, ईस्ट के साथ। तो इसका एक और तरीका क्या लिखने का, साउथ ऑफ ईस्ट, जिसके साथ एंगल बन रहा हो उसको पीछे लिखते हैं, तो साउथ ऑफ ईस्ट, तो साउथ ये ईस्ट ये, साउथ ऑफ ईस्ट लिखा मतलब एंगल ईस्ट के साथ बन रहा है। तो ये भी एक तरीका है जो यूज किया जा सकता है। वेरी गुड अदिति।
समझ आया यहाँ पे? किसी को डाउट है कुछ? प्लीज ये क्वेश्चन रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, और वो एक वीडियो लेक्चर जो देखने को दिया प्लीज देख के आइएगा, नहीं तो खुद को लेफ्ट आउट फील करोगे कहीं कहीं जगह। चलिए बाय बाय।